अध्याय 2122 आत्मा काम पुठी। युनचे, जो कुछ दूर चला गया था, ड्रीमवीवर क्षेत्र के आसपास से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय अपने दिमाग में अपनी योजनाओं को ध्यान से फिर से समायोजित करने के बाद, उन्हें बार बार संशोधित और परिष्कृत करने के बाद वह वापस मुड़ा और अपने पिता से मिलने के लिए आगे बढ़ा। मेन कोमचन के पास पहुंचते ही उसका चेहरा विचारों से भरा हुआ था। एक सम्मानजनक झुकाव के साथ युनचे ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को संबोधित किया। उसका स्वर स्थिर था लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ था। दिव्य रीजेंट, क्या जियानिक्सी ने जो कहा वह सच है? मेन कोमचन ने एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाकर उत्तर दिया। उसकी नज़र युनचे पर टिकी रही। जब मेन कोमचन पहली बार यहाँ आए थे तो उनका इरादा अपने बेटे के बारे में चर्चा करना और गर्व के पलों का आनंद लेना था। आखिरकार मेन जियानयुआन, उनका बेटा जिसने सैकड़ों साल तक लोकों में भटकते हुए बिताए थे, वापस आ गया था और उसकी प्रतिभा पहले से भी ज्यादा चमक उठी थी। मेन कोमचन खुशी से भर गया था। अपने बेटे की उपलब्धियों पर उसका दिल गर्व से फूला हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पुराने दोस्त हुआ फूचेन की बेटी जियानयुआन से बहुत प्यार करती थी, एक ऐसा तथ्य जिसने उसे और भी अधिक संतुष्टि दी। अपने बेटे को इतना प्रशंसित होते देखना और उसका जीवन इतना सही तरीके से आगे बढ़ता देखना ड्रीमवीवर किंगडम के शासक के लिए अंतहीन गर्व का स्रोत था। योजक चिन्ह। जब अनंत रात्रि साम्राज्य से समूह आया तो मेन कोमचन का खुशनुमा मूड खट्टा हो गया। मेन कोमचन को हल्की सी दया महसूस हुई, न केवल अनंत रात्रि साम्राज्य में वापस आए पुरुषों के लिए जिन्हें गुलामों से भी कम दर्जा दिया गया था, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी जो अब लाइटलेस डिवाइन रीजेंट के साथ थीं। उनके हाव भाव ठंडे थे, मानो वे किसी अनकहे बोझ का भार उठा रहे हों। प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट स्वयं सबसे आगे खड़ी थी। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, फिर भी उसमें गर्मजोशी नहीं थी। उसने किसी की ओर भी नहीं देखा, यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित अन्य दिव्य रीजेंट की ओर भी नहीं। यह अहंकार नहीं था, ये कुछ और गहरा था, इतनी गहरी घृणा से पैदा हुई उदासीनता जो एक शांत तूफान की तरह उससे निकल रही थी। मेन कोमचन ने उसे समझने की कोशिश नहीं की, उसने केवल देखा, असहज लेकिन उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था जिसका न्याय करना उसका मामला नहीं था। महिलाओं के समूह में मेन कोमचन और हुआ फूचेन दोनों ने अनंत रात्रि साम्राज्य की दिव्य बेटी को देखा। हालांकि उसका चेहरा एक नाजुक घूंघट के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन इससे उनकी दिव्य धारणा से उसे स्पष्ट करने में कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार वे भगवान थे और कोई भी घूंघट उनकी आंखों से उसकी असली उपस्थिति को नहीं छिपा सकता था। उन्होंने जो देखा उससे वे कुछ पल के लिए दंग रह गए। उसकी सुंदरता स्वर्गीय और अलौकिक थी, इतनी कि वे भी, जो दिव्य प्राणियों की महिमा के आदी थे, मोहित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि जिस चीज ने उन्हें वास्तव में चौंकाया वह सिर्फ उसका बेजोड़ रूप नहीं था, बल्कि उसकी साधना की अचूक शक्ति और उसके चारों ओर यौवन की जीवंत आभा थी। वह निश्चित रूप से 100 साल से कम उम्र की है, हुआ फूचेन ने सोचा। उसका दिमाग ये समझने के लिए दौड़ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा था। मेन कोमचन के विचार उसके विचारों से मिलते जुलते थे। राक्षस, एक पूरा राक्षस, ये शब्द दोनों के दिमाग में गूंज रहे थे, अनकहे लेकिन अपरिहार्य। इतने कम जीवनकाल में साधना के इस स्तर तक पहुंचना तर्क से परे था। दिव्य पुत्रों और पुत्रियों के लिए सबसे ऊंची उम्मीदों को भी धता बताना। उसकी सुंदरता और साधना से भी ज्यादा यह उसके शरीर से निकलने वाली आभा थी जिसने मेन कोमचन और हुआ फूचेन को पूरी तरह से चकित कर दिया। हालांकि दोनों में से किसी ने भी पहले इसका सामना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। 9 गहन उत्तम शरीर। यह एहसास उन्हें वज्रपात की तरह लगा, जिससे उनका पहले का खुशनुमा मूड तुरंत फीका पड़ गया। अपने बच्चों पर गर्व करने के बावजूद इस रहस्योद्घाटन ने उनकी उपलब्धियों पर छाया डाल दी। उनमें से एक की एक बेटी थी जिसकी सुंदरता रसातल में प्रसिद्ध थी, जिसे दिव्य बेटियों के बीच एक अद्वितीय रत्न के रूप में मनाया जाता था। फिर भी जब अनंत रात्रि की दिव्य बेटी से तुलना की जाती है तो उसकी चमक फीकी लगती है, न केवल साधना में बल्कि सुंदरता में भी। एकमात्र पहलू जहां उसकी बेटी उससे आगे निकल गई वह था संपूर्ण दिव्य सार रखने में। लेकिन वह बढ़त भी महत्वहीन लगती थी, क्योंकि 9 गहन उत्तम शरीर संपूर्ण दिव्य सार रखने के बराबर था और शायद उससे भी अधिक। दूसरे का एक बेटा था जिसने भी पूर्ण दिव्य सार को जन्म दिया, जो दिव्य पुत्रों और पुत्रियों के बीच एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित उपहार है। फिर भी 9 गहन उत्तम शरीर एक ऐसा अस्तित्व था जो उसी स्तर पर था, यदि उससे अधिक नहीं। यह एक ऐसा शरीर था जो सामान्य तुलनाओं से परे था। लेकिन अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री केवल असाधारण नहीं थी, वह एक विलक्षणता थी। उसके पास सब कुछ था। 9 उत्तम शरीर,
उसकी अलौकिक सुंदरता और उसकी जबरदस्त साधना शक्ति ने मिलकर एक ऐसी उपस्थिति बनाई जो इतनी गहरी थी कि देवता भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। वह केवल असाधारण नहीं थी, वह अतुलनीय थी, जो रसातल के सबसे चमकीले सितारों से भी कहीं ऊपर थी। शेन वुई की खोज करने के बाद प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट द्वारा पिछली दिव्य पुत्री को इतनी निर्णायक रूप से त्यागने का कारण अब उन्हें अंततः समझ में आ गया। अनंत रात्रि इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? मेंग कोंगचन और हुआ फूचेन दोनों ने एक ही तरह का अविश्वसनीय विचार साझा किया जब उन्होंने अनंत रात्रि साम्राज्य के समूह को दूर से गायब होते देखा। यह एहसास उन पर भारी पड़ गया, किस तरह की नियति ने एक राज्य को इतनी राक्षसी प्रतिभा रखने की अनुमति दी। जहां तक उनके समूह के अन्य सदस्यों का सवाल है, वे यह नहीं समझ पाए कि उनके देवताओं ने क्या देखा था। फिर भी उसकी शक्ति की पूरी सीमा को समझे बिना भी दिव्य पुत्री की आभा अकेले ही उन्हें पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उपस्थिति के भार ने उनकी इच्छाशक्ति को कुचल दिया हो, जिससे वे अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए हों। दूर दूर तक असीम दिव्य साम्राज्य से आए लोगों ने भी अनंत रात्रि साम्राज्य के जुलूस को देखा। उनमें से डयान ज्यूजी चुपचाप खड़ा था, उसका हमेशा शांत रहने वाला व्यवहार बिखर गया था, लेकिन ऐसा अनंत रात्रि के कारण नहीं था क्योंकि उसके मन में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी आंखें कांप रही थीं, जो उसके भीतर की उथल पुथल को दर्शा रही थी। अपनी वापसी के बाद से उसने एक भी शब्द नहीं बोला था और उसकी चुप्पी ने उसके आसपास के लोगों को बेचैन कर दिया था। उसने अपने गॉडफादर को जो कुछ भी देखा था उसके बारे में कुछ नहीं बताया था और उसने अपने भाई को भी इसका जिक्र करने से सख्त मना किया था। डयान ज्यूजी ने जो कुछ भी देखा था उसने उसे अंदर तक हिला दिया था, जिससे उसे भयानक वास्तविकता को स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ा। शुद्ध भूमि के दूसरे कोने में परमेश्वर के लोगों के स्टार मून किंगडम का एक समूह तनावपूर्ण चुप्पी में खड़ा था। माहौल भारी था, हाल ही में हुए रहस्योद्घाटन का भार उन पर दबाव डाल रहा था। सोचने पर पता चलता है कि वह वास्तव में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के छठे स्तर पर है। स्टार भगवान के दिव्य पुत्र ने तेजी से सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसके बगल में चंद्र भगवान के दिव्य पुत्र भी उतने ही निराश दिख रहे थे। दोनों ने हाल ही में दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के चौथे स्तर पर प्रवेश किया था, एक उपलब्धि जिसका उन्होंने कुछ समय पहले जश्न मनाया था। अपनी संयुक्त शक्ति के साथ वे आत्मविश्वास से पांचवें स्तर के लोगों के खिलाफ खड़े हो सकते थे, लेकिन छठे स्तर का प्रतिद्वंद्वी ये पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। ऐसे दुश्मन के खिलाफ जीत का विचार एक दूर के सपने जैसा लगा, जो उनकी समझ से बहुत दूर था। दिव्य पुत्रों ने एक संक्षिप्त नज़र का आदान प्रदान किया, उनकी साझा निराशा अव्यक्त लेकिन स्पष्ट थी। पास ही पानबुवांग अलग खड़ा था, उसका चेहरा उदास और चिंताग्रस्त था। उसके मन में परस्पर विरोधी भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन एक भावना बाकी सभी से ज्यादा तेज थी, घृणा। प्रकाशहीन दिव्य शासक और अनंत रात्रि दिव्य पुत्री के प्रति उसकी घृणा उसके हृदय को खा जाने वाली खाई की तरह थी। अंधकार की गहन ऊर्जा पर उसकी अद्वितीय महारत के बावजूद एक ऐसा स्तर जिसे प्राप्त करने का उसके पिता भी केवल सपना देख सकते थे, उसके भीतर घृणा का अंधकार कुछ ऐसा था जिसे वह पूरी तरह से दबा नहीं सकता था। उसे अपने भारी क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसकी मुट्ठियां उसके किनारों पर हल्के से कांप रही थीं। वुकिंग, मेरा इंतजार करो, उसने चुपचाप सोचा। उसके मन में ये शब्द गूंज रहे थे जैसे उसकी आत्मा में एक प्रतिज्ञा उकेरी गई हो। जल्द ही शुद्ध भूमि बैठक के अंतिम प्रतिभागी आ गए, पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीला। हालांकि उनके आगमन से दूसरे समूहों की ओर से एक नज़र के अलावा कुछ और नहीं हुआ। कोई साजिश की बड़बड़ाहट, कोई विस्मय भरी निगाहें उनके पीछे नहीं आईं। आखिरकार ड्रैगन कबीला हमेशा रैंकिंग में सबसे नीचे रहा था और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस साल कुछ अलग होगा। उपस्थित सभी लोग कबीले की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली स्पष्ट कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनके युवा स्वामी ने अभी तक दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा था। एक ऐसी सभा में जहां शक्ति और साधना ही हैसियत को परिभाषित करती है, इस तथ्य ने अकेले ही उनकी उपस्थिति को औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं बना दिया। जैसे ही ड्रैगन कबीले का जुलूस अपनी जगह पर पहुंचा, उनके चारों ओर की हवा शांत त्याग से भरी हुई थी। उनका प्रभाव न होना पहले आने वालों से बिल्कुल अलग था, जिनकी उपस्थिति ने ही सभा को हिलाकर रख दिया था। यहाँ कोई लहर या चिंगारी नहीं थी, केवल यह व्यक्त समझ थी कि इस बैठक में पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले का भाग्य पहले से ही तय था। तो तुम क्या सोचते हो, युआनर? मेंग कोंगचन ने पूछा। उसकी नज़र स्थिर थी क्योंकि वह युनचे का अध्ययन कर रहा था।
वह जानता था कि युनचे यहाँ शुद्ध भूमि बैठक में भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि केवल देखने के लिए आया था। फिर भी स्वप्न बुनाई साम्राज्य के भावी देवता और पूर्ण दिव्यसार के वाहक के रूप में युनचे को महानता के लिए नियत किया गया था। मेंग कोमचन को लंबे समय से विश्वास था कि युनचे और हुआ कैली एक दिन अपने युग के सबसे शक्तिशाली देवता बनेंगे। लेकिन अब एक और था, एक प्रतिद्वंद्वी, अनंत रात की दिव्य बेटी के रूप में एक खतरा। युनचे ने जवाब देने से पहले सोच समझकर विराम लिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। मैं अंततः केवल एक दर्शक हूँ, उन्होंने कहा। मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि मेरी साधना अभी भी कम है, और शायद अभी के लिए दर्शक बनना ही सबसे अच्छा है। उनके शब्द नपे तुले थे, उनके दिमाग में पहले से चल रही जटिल योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे। अब तक सब कुछ उनके डिजाइन के अनुसार आगे बढ़ा था, भले ही रास्ते में कुछ समायोजन आवश्यक थे। यून चे के लिए शुद्ध भूमि बैठक ड्रीमवीवर साम्राज्य को गौरव दिलाने के बारे में नहीं थी। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति था, सम्मान और प्रतिष्ठा के मामले उसके लिए कोई व्यक्तिगत महत्व नहीं रखते थे। फिर भी दिखावे को बनाए रखना था। अपनी आंखों में चमक के साथ उन्होंने कहा, मैं अभी अन्य राज्यों के दिव्य पुत्रों और दिव्य पुत्रियों के बीच बराबरी के लिए खड़ा होने के लिए अयोग्य हो सकता हूँ, लेकिन इसमें बदलाव होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही वह बोला, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसकी नज़र मेंग कोमचन की नज़र से मजबूती से जुड़ गई। यू के हाव भाव में दृढ़ ऊर्जा दिव्य रीजेंट को आश्वस्त करती दिख रही थी, भले ही उसके इरादों की असली गहराई सतह के नीचे छिपी रही हो। यही तो भावना है। हाँ हाँ हाँ, मेंग कोमचन दिल खोलकर हंसा, उसकी आवाज़ गर्व से गूंज रही थी। उसका बेटा, जो हाल ही में लौटा था, पहले ही दिव्य गुरु क्षेत्र के चौथे रैंक तक पहुंच चुका था। और अब एक नज़र में मेंग कोमचन बता सकता था कि युनचे एक और सफलता की कगार पर था। उसे यकीन था कि युनचे को दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में चढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दशक ही लगेंगे। उसके बाद अपने गुरु द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली रसातल पत्थरों के साथ दिव्य सीमा क्षेत्र को तोड़ना समय की बात होगी, वह भी थोड़े समय में। इस विचार से मेंग कोमचन को संतुष्टि मिली। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और उनके चारों ओर कई ध्वनि अवरोधक लगा दिए, जिससे क्षेत्र के चारों ओर पहले से ही घनी सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो गई। तो युआन प्र, मेंग कोमचन ने कहा। उसकी आंखों में शरारती चमक आ गई जब उसने अपनी नज़र युनचे पर घुमाई। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान फैल गई। हाँ, दिव्य रीजेंट, युनचे ने उत्तर दिया। उसकी इंद्रियां तुरंत तेज हो गईं। उसके शरीर में तनाव बढ़ गया क्योंकि उसने उनके चारों ओर जटिल संरचनाओं को देखा। उसने खुद को तैयार किया। जो भी गंभीर मामला भगवान उठाने वाले थे, उसका इंतजार कर रहा था। ये सब खत्म होने के बाद मेंग कोमचन की आवाज़ चिढ़ाने वाली हो गई। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अपने पिता को एक पोता देने के बारे में सोचो, क्या तुम? युनचे स्तब्ध होकर चुप हो गया। उसका हमेशा तेज दिमाग बातचीत में अचानक आए इस बदलाव को समझ नहीं पाया। उसकी उंगलियां थोड़ी हिली और एक लंबे विराम के बाद वह किसी तरह एक सतर्क मुस्कान लाने में कामयाब रहा। मेंग कोमचन ने उसकी प्रतिक्रिया पर हंसते हुए स्पष्ट रूप से मनोरंजन किया। हुआ फूचेन की पिछली आपत्तियों की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। उस समय हुआ फूचेन ने खुले तौर पर नाराजगी जताई थी जब मेंग कोमचन ने युनचे को कई खूबसूरत नौकरों को उपहार में दिया था और उस पर आरोप लगाया था कि वह केवल मेंग कबीले के वंश का विस्तार करने के लिए ऐसा कर रहा है। और हुआ फूचेन गलत नहीं था। मेंग कोमचन को उम्मीद थी कि युनचे एक दिन उसकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ये देखकर कि युनचे की नज़र सिर्फ हुआ कैली पर थी, मेंग कोमचन को पता था कि इस मामले को दबाने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम अभी के लिए। शुद्ध भूमि बैठक की उनकी यात्रा का असली उद्देश्य कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों के इर्द गिर्द घूमता था। फिर भी मेंग कोमचन युनचे को इस बारे में चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने मन ही मन उम्मीद जताई कि एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद उसका प्यारा बेटा आखिरकार उसे नाती नातिन की खुशी देगा। युनचे हालांकि केवल अपनी तनावपूर्ण मुस्कान को बनाए रख सका। उसका मन झुंझलाहट और असहाय मनोरंजन के बीच फंसा हुआ था। ये देखकर कि युनचे चुप रहा, मेंग कोमचन ने आगे दबाव न डालने का फैसला किया। इसके बजाय वह अपने सामान्य शांत स्वभाव में लौट आया और कहा, चूंकि सभी भाग लेने वाले राज्य और पैतृक ड्रैगन कबीले आ चुके हैं, इसलिए सम्मन जल्द ही होना चाहिए। तैयार रहो, युआन प्र। इसके साथ ही मेंग कोमचन ने उनके चारों ओर की ध्वनि अवरोधों को हटा दिया। ठीक उसी समय जब मेंग जियानेक्सी कमरे में दाखिल हुआ,
भगवान भगवान पिता, इस बच्चे ने आपकी पुकार सुन ली है, मेंग जियानिक्सी ने सम्मानपूर्वक कहा और नचे के बगल में घुटने टेक दिए। वह कुछ समय से बाहर इंतजार कर रहा था। भगवान द्वारा बनाए गए शक्तिशाली संरचनाओं और अवरोधों के कारण अंदर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही वे हटाए गए, उसने बिना समय बर्बाद किए अंदर कदम रखा। जियानिक्सी, क्या तुमने तैयारी पूरी कर ली है? मेंग कोमचन ने पूछा, उसकी नज़र अपने दोनों बेटों पर पड़ते ही नर्म पड़ गई। अतीत में उनके बीच छोटे मोटे विवाद होते थे, लेकिन वे दिन बहुत पहले चले गए थे। अब ये देखकर कि कैसे जियानिक्सी ने हर मोड़ पर युनचे का पूरी लगन से साथ दिया, मेंग कोमचन को गर्व और राहत की गहरी भावना महसूस हुई। अपने बेटों को एक साथ एकजुट होकर खड़े देखकर उसका दिल संतुष्टि से भर गया। उसके मन में यह विचार भी आया कि एक दिन उसके पोते पोतियां होंगी तो वह अपनी शक्ति और पद युनचे को दे देगा। लेकिन ये भविष्य की बात थी, अभी से बहुत दूर। मेंग जियानिक्सी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, भगवान गॉड फादर, मैंने सुनिश्चित किया है कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उनके स्वर में सम्मान और दृढ़ संकल्प दोनों थे। मेंग कोमचन की अभिव्यक्ति और भी नर्म हो गई। अच्छा, बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। इस बार भले ही हमारे पास पहले या दूसरे स्थान पर मौका न हो, फिर भी आपको इस शुद्ध भूमि बैठक में तीसरा स्थान हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें हमारे ड्रीमवीवर साम्राज्य की ताकत दिखाएं। मेंग कोमचन ने घोषणा की, उनकी आवाज़ दृढ़ प्रोत्साहन से भरी हुई थी। हाँ, मेंग जियानिक्सी ने पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया। उसका रुख सीधा और दृढ़ था। अपना सर्वश्रेष्ठ करो जियानिक्सी, युनचे ने उसके बगल से कहा। उसका स्वर हल्का लेकिन ईमानदार था। हालांकि युनचे के शब्दों पर मेंग जियानिक्सी के होंठ अनायास ही फड़क उठे। अंदर ही अंदर वह पहले से ही इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि वह हमेशा युनचे के अधीन रहेगा। इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं था, उसने इसे एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया था। भगवान भगवान पिता, पहला स्थान भाई जियोजी को मिलना चाहिए, है न? मेंग जियानिक्सी ने क्षणिक चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। उसके दिमाग में कोई और संभावित परिणाम नहीं था। अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री निस्संदेह भयानक थी, लेकिन उसकी साधना केवल दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के छठे स्तर पर थी। दूसरी ओर डियान जियोजी के बारे में अफवाह थी कि वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा उसके महान क्रोध की दिव्य शिरा ने उसे जबरदस्त युद्ध कौशल दिया। ये कल्पना करना कठिन था कि अनंत रात्रि की दिव्य पुत्री ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगी। वास्तव में यही एकमात्र परिणाम होना चाहिए। मेंग कोमचन ने उत्तर देते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता है। उसने आगे कहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके शब्दों ने युनचे और मेंग जियानिक्सी दोनों को झकझोर दिया। उनकी प्रतिक्रियाएं तुरंत हुईं। युनचे की आंखें सिकुड़ गईं और मेंग जियानिक्सी का चेहरा उलझन में मुड़ गया। क्यों, भगवान भगवान पिता? मेंग जियानिक्सी ने गंभीरता से पूछा। उसका स्वर अविश्वास से भरा हुआ था। उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। अपनी जबरदस्त शक्ति के साथ डियान जियोजी शीर्ष स्थान का दावा कैसे नहीं कर सकता था? मेंग कोमचन की निगाहें तेज हो गईं। उसकी आवाज़ धीमी और जानबूझकर उसने पूछा, क्या आपने कभी नौ गहन उत्तम शरीर के बारे में सुना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। नाम सुनते ही कमरे में सनसनी फैल गई। युनचे का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका दिमाग गर्जना कर रहा था, मानो बिजली गिर गई हो। उसके विचार अराजकता में डूबे हुए थे, निहितार्थ ज्वार की तरह उस पर टूट रहे थे। उसके बगल में मेंग जियानिक्सी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर सदमे और विस्मय का मिश्रण था। वह भी समझ गया कि देवताओं के गहन उत्तम शरीर का क्या मतलब है। रहस्योद्घाटन को समझते समय मेंग जियानिक्सी साम्राज्य के संदर्भ फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी। आवाज़, 9 गहन उत्तम शरीर, ये केवल एक दुर्लभ शारीरिक संरचना नहीं है, ये शक्ति का परम साधन है, एक आदर्श दोहरी साधना साथी। और यदि इस शरीर वाले किसी व्यक्ति को भगवान की शक्ति विरासत में मिलती है, तो उसका जीवनकाल और शक्ति तेजी से बढ़ती है।
यह एक आदर्श साधन है। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, मेंग कोमचन ने गंभीर स्वर में पुष्टि की। और शेन वुई, अनंतरात्रि की दिव्य पुत्री, उसी शरीर की स्वामी है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मेंग जियानिक्सी के बगल में खड़े युनचे कांप उठे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी। उनका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से उथल पुथल में थे, मानो अराजकता ही उनके ऊपर उतर आए हो।